एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिरजू महाराज से साक्षात्कार के पार्ट 2 की। तो आइए पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करें। बैर गिया नाला जुलूम जोर, नो कथिक नचावे तीन चोर। बैर गिया नाला जुलूम जोर, नो कथिक नचावे तीन चोर। जब तबला बोले धीन धीन, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन, तब एक एक पर तीन तीन। अर्थात 9 कथिक थे टोटल और एक एक पर यानी कि एक एक चोर पर तीन तीन कथिक हावी हो गए थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा जो है कला होती है इन कथकों में और कथक नृत्य में कि देखो चोरों को भी अपने अंदर ही मगन इन्होंने कर लिया। फिर कहते हैं कि लखनऊ घराने में बनारस और इलाहाबाद के बीच में थे हम कथिक, फिर धीरे धीरे ये विकसित भी हुए। और कहाँ कहाँ हुए? लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने अर्थात राजस्थान की तरफ, और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग ही शैली थी। रायगढ़ में भी एक महाराज थे जो थे चक्रधर, वो भी बहुत अच्छी संगीत शैली और नृत्य शैली का प्रयोग करते थे। तो फिर श्रेया पूछती है कि क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? ऐसा नहीं होता कि भी संगीत तो नहीं आ रहा पर नृत्य कर लें, क्या जरूरी होता है संगीत जानना? तो इस पर बिरजू महाराज जी का उत्तर सुनिए। कहते हैं कि गाना बजाना और नाचना ये तीनों ही संगीत का हिस्सा हैं। ठीक है, गा रहे हैं हम, बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, ये तीनों क्या हैं? संगीत का हिस्सा हैं। संगीत में लय होती है, लय मतलब राग, जो हम लय एक धुन होती है उसका ज्ञान जरूरी है। ठीक है, जब आप नाचते हो तो आपको संगीत के बारे में पता होना चाहिए ना कि किस पर आपने ज़्यादा जोर लगाना है, कहाँ पर आपकी भाव भंगिमाएँ चेंज होंगी, कहाँ पर आपकी फीलिंग जो हाथों की मुद्राएं चेंज होंगी। ये सब कैसे पता चलता है? हम जब गाने को समझेंगे तभी पता चलेगा ना। तो फिर कहते हैं नृत्य में शरीर ध्यान तपस्या का साधन होता है। नृत्य में शरीर क्या होता है? ध्यान और तपस्या का साधन, कि हमें पूरे ध्यान से संगीत को सुनना पड़ता है। नृत्य करना एक तरह की अदृश्य शक्ति को निमंत्रण करना है। और जब हम नाचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम अदृश्य शक्ति, इनविजिबल पावर को अपने अंदर इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। हम कोई भी काम करें ना बेटा तो उसमें धुन जरूर होती है। आप कुछ भी करो, आप पानी पी रहे हो तो साउंड आएगी, है ना। पानी अगर आप भर रहे हो तब भी आवाज़ आती है पानी की। खाना खा रहे हो, प्लेट उठाओगे तब भी साउंड आएगी। रोटी रख रहे हो उसमें तब भी साउंड आएगी। अर्थात हर काम में लय तो होती ही है, धुन तो होती ही है। अब इन्होंने उदाहरण क्या दिया है? कह रहे हैं कि घसियारा घास को हाथ से पकड़कर, जो घसियारा है अर्थात घास काटने वाला, वो घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है, दरांती मारता है तो उससे भी आवाज़ आती है और फिर घास को हटाता है। कह रहा है कि मारने और हटाने की थोड़ी सी तो धुन बजी है ना, और इस लय में जरा सी भी गड़बड़ी हुई अर्थात कि लय चेंज हो गई, अर्थात घास पर लगने की बजाय वो इधर उधर अगर हंसिया चल गया तो उसका हाथ समझो गया। तो लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है, एक बैलेंस बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो कि हमको ढक के रखता है, जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है, नर्तक मतलब डांसर को अगर सुर और ताल का पता है तो उसको पता चल जाएगा कि यह लहरा ठीक है नहीं। लहरा मतलब ये राग है जो वो ठीक है कि नहीं, जिस हिसाब से वो गाने के लिए मुद्राएं बना रहा है, डांस के स्टेप बना रहा है, अगर उसको गाना पता होगा तभी तो वो स्टेप बनाएगा। इसी भाषा में समझिए, आप आज का नृत्य कर रहे हो और आप जो मान लो गाना तो चल रहा है पंजाबी और आप उस पर हिमाचली डांस करोगे तो वो पसंद आएगा लोगों को? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो संगीत की समझ है तभी हम नृत्य करते हैं। अगर हमको गाना ही नहीं समझ में आएगा तो हम नृत्य ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही बता रहे हैं वो। फिर तनुश्री उनसे प्रश्न पूछती है और कहती है कि आपने कथक में नई नई चीज़ें भी जोड़ी है ना।
कथक में आपने नई नई चीज़ें भी जोड़ी हैं। पहले कथक ऐसे नहीं होता था जैसे अब होता है, आपने क्या नया जोड़ा है? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं कि कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, कि ट्रेडिशनल जो तरीका था वो तो चल ही रहा है, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण मतलब कि उसको प्रस्तुत कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे है लोगों के सामने, उसमें मैंने थोड़े बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते थे तो खूबसूरत थे ही, वो नाचते तो सुंदर ही थे। कौन? चाचा जी और बाबूजी। लेकिन उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया, अर्थात जिस भाव से वो खड़े होते थे, है ना, जो स्टेप करते थे, जो लचक होती थी उनके शरीर में, हमने उनको भी इसमें शामिल कर लिया। कहते कि चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। तीनों बड़े अच्छे तरीके से डांस करते थे और हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके कुछ नए स्टेप उसमें डाल दिए। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, त्यागराज हैं, ये ना कुछ कविताएं और कुछ आधुनिक कवि माने जाते हैं, तो कुछ कविताएं वगैरह लिखते थे, तो उनकी कविताओं को संगीत में परिवर्तित करके उनकी कविताओं के टॉपिक पर हमने डांस तैयार करना शुरू कर दिया। तो तनुश्री कहती है, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे, ये तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे, तो आपने ये कैसा किया? तो बिरजू महाराज जी सुनो क्या कहते हैं इस बात पर। बिरजू महाराज जी कहते हैं कि भाषाएं तो अलग अलग होती हैं, ठीक है, लैंग्वेज तो सबकी अलग अलग है। आप एक कक्षा में बैठे होते हो तो कितनों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, है ना। किसी की मदर टंग हिंदी है, किसी की तमिल है, किसी की तेलुगु है, किसी की पंजाबी है, किसी की हिमाचली है, तो सबकी भाषाएं तो अलग अलग होती हैं। और इंसान तो सब जगह ही एक से होते हैं, ठीक है, इंसान तो सभी एक ही हैं, सभी के दो आँखें, एक नाक, ठीक है, सब कुछ से एक ही है। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, कह रहे कि एक दिन ना मैं फ्रांस में गया नृत्य दिखाने के लिए, तो मैंने यशोदा वाला कोई नाटक किया, कृष्ण वाला कोई नाटक किया, मतलब डांस के माध्यम से नाटक दिखाया। तो कहते कि एक फ्रांसीसी आता है और कहता है मुझसे, मैं नहीं जानता कि ये यशोदा कौन है। तो मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण हैं। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा ही होता है। धीरे धीरे हम भी क्या है, अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके हमें जो है मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और परंपरा एक वृक्ष के समान ही होती है, ठीक है, जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोएं तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कैसी हवा और पानी और खाद मिला है। अर्थात कहने का भाव यह है कि भगवान ने तो सबको एक जैसा ही बनाकर भेजा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति को बनाकर भेजा है उसकी संगति कैसे, उसके चारों तरफ का समाज कैसा है। जैसे जैसे लोग उसको मिलते जाएंगे वो वैसा वैसा ही बनता रहेगा, ठीक है। फिर मानिक कहता है कि आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हो कि उस समय पे जब आपने कथक शुरू किया था और अब क्या क्या चेंजेस हैं। तो कहते हैं कि पहले मंच नहीं होते थे, मंच मतलब स्टेज नहीं होते थे पहले, अब तो हम स्टेज पे डांस करते हैं। कहते हैं कि एक फ्लोर, फर्श पर ही चांदनी अर्थात वाइट कलर की एक चादर बिछा दी जाती थी और उस पर कथक होता था और दर्शक जो होते थे देखने वाले वो चारों तरफ बैठ जाते थे उस चादर के। श्रृंगार के लिए कहते कि चंदन का लेप लगा लेते थे हम, अब तो जैसे लिपस्टिक वगैरह लगती है, क्रीम्स वगैरह लगती हैं, कहते कि पहले हम चंदन का लेप अपने मुंह पे लगा लेते थे और होठों को लाल करने के लिए हम पान खा लेते थे। पहले नर्तक कथा के दृश्यों का एक ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था। कहते कि पहले जो डांसर होते थे ना वो जब डांस करते थे कथक तो ऐसे करते थे कि पूरा का जो देखने वाला है ना उसको पूरी की पूरी मूवी दिख जाती थी, उसमें पूरा का पूरा नाटक दिख जाता था। जैसे कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, फिर धीमी चाल से पनघट की ओर चली अर्थात जहाँ पर पानी भरने जाती थी वो, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा।
अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। पहले तो ये सारे जो है टॉपिक इसने जो बताए हैं कि पहले जो पनघट की घड़ा उठाया, फिर पनघट की ओर चली, ये भी आपको डांस के द्वारा दिखाते थे। फिर कृष्ण भी दिखाते थे कि कृष्ण कैसे उनकी मटकी को फोड़ रहा है, सब कुछ दिखाया जाता था। परंतु अब जो डांस हो रहे हैं अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ ये बोल देते हैं कि पनघट की ओर वो ऐसे ऐसे करके चल रही हैं, सिर्फ इतना दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि अब संक्षेप रूप हो गया है। श्रेया कहती है कि आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? तो कहते हैं कि बहुत ही छुटपन से, कि बहुत ही छोटी उम्र में ही मैंने तबला पीटना शुरू कर दिया था। तबले को मैं ऐसे ऐसे मारता था, डम 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 डम। तो चाचा ने कहा कि लड़के के हाथ में ना लय है, लय मतलब धुन है, ये सीख सकता है। तो 5 साल का हुआ मैं, 5 साल का होते होते मैंने हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। लहरा मतलब राग बजाने लगा मैं 5 साल की उम्र में। ठीक है, सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने को भी खूब गा लेता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। सुरैया कोई मूवी है, उसके गाने पर एक दिन मैं बहुत देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से मुझे बिंदी भी लगा दी, चुन्नी से भी सजा दिया। तब तक चाचा आ गए और मैं डर गया, और डर के मारे मैंने सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। फिर मानिक पूछते हैं, कहते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है आपका, कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। तो लोक नृत्य सामूहिक होता है। कैसा होता है? सामूहिक, अर्थात कि जैसे हम नहीं डांस करते, सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर डांस करते हैं, है ना। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान को दूर करने के लिए और एंटरटेनमेंट और मनोरंजन करने के लिए इकट्ठे मिलकर नाचते हैं। ठीक है, उसको क्या कह देते हैं? लोक नृत्य। दूसरी ओर जो शास्त्रीय नृत्य होता है, इसमें नर्तक अकेला ही काफ़ी होता है, अर्थात डांसर अकेला ही बहुत होता है, वो अकेला ही डांस करता है। और लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है। लोक नृत्य क्यों होता है? कि जो नाचने वाला है वो अपने मन को संतुष्ट, थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे दिन भर का बोझ काम किया, उसमें रिलैक्स होने के लिए वो डांस कर रहा है। परंतु जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो दर्शकों के लिए होता है। दर्शकों मतलब कि दिखाने के लिए, जो डांसर्स होते हैं वो डांस करते हैं और जो पब्लिक होती है वो उनको देखती है। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करता था, अर्थात बोलने वाला है जो इसको बिरजू जी अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं भी शुरू में क्या होता था? लोक नर्तक ही होता था। परंतु धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों नृत्यों का अंतर। श्रेया कहती है, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? अच्छा ये बताइए, लोक नृत्य तो लोग करते ही हैं, नाचते ही हैं ग्रुप्स में, तो पर शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपका क्या विचार है कि इस समय पे भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या कंडीशन है? तो वो कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी, मतलब कि बुरी थी पहले तो स्थिति। ठीक है, अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। किसकी? शास्त्रीय नृत्य की अब लोकप्रियता बढ़ रही है। शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। शोर वाले अर्थात आवाज़ें कर रहे हैं, बस शोर ही मचाई जा रहे हैं। मैं सबसे यही कहता हूँ, वह संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो और अनुभव करो। हमारी परंपरा को समझो। भारतीय परंपरा में आता है कि शास्त्रीय संगीतों को जो है तवज्जो दी जाती है। भारतीय परंपरा में शास्त्रीय संगीतों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बेशक से आप करो लोक नृत्य, परंतु शास्त्रीय संगीतों को ना भूलो। तनुश्री कहती है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? कहते कि जैसे कर्नाटक में आपने बताया कि कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत हैं, तो उसी तरह क्या उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ के जो नृत्य हैं उनमें अंतर है क्या? उनके डांस में भी कुछ डिफरेंस दिखाई देते हैं आपको? तो बिरजू महाराज जी इस चीज़ का जवाब कैसे देते हैं? वे कहते हैं कि कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं।
ठीक है। जैसे कथक है, कथक के साथ साथ कौन कौन से राज्यों में ये नृत्य फेमस है, ये आपने खुद से इसकी जांच करनी है, ढूंढना है। तो कौन कौन से नृत्य हमारे बाकी के राज्यों में शास्त्रीय संगीत नृत्य के रूप में जाने जाते हैं? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और मणिपुरी। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कह रहे कि इनका जो संगीत है, संगीत में तो अंतर है ही है। सारे जो इन्होंने बताए, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, ये सारे जो हैं इनके संगीत भी अलग अलग हैं और इनकी भाव भंगिमाएँ भी अलग अलग है। डांस करते समय फेस एक्सप्रेशन भी सभी में अलग अलग होते हैं। कह रहे कि कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है, यानी कि जो बिरजू महाराज जी कथक करते हैं, इसमें जो भाव भंगिमा, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो दैनिक जीवन से रिलेटेड है। दैनिक जीवन में जैसे गोपियाँ हैं, श्री कृष्ण हैं, क्या क्या काम करते हैं वो डांस के द्वारा दिखाया जाता है। किसमें? कथक में, ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं भारतनाट्यम में मूर्ति कला। भारतनाट्यम में क्या है कि एक मूर्ति बना दी जाती है, डांस करने वाला लगता है कि मूर्ति नाच रही है ना। और भारतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है। कौन कौन सा? दोनों भाव कि घर के काम, जो घरेलू कार्य हैं वो भी बताए जा रहे हैं, दैनिक जीवन के कार्य भी बताए जा रहे हैं और मूर्ति कला, दोनों चीज़ें इसमें इकट्ठी दिखा देते हैं। और कथक में क्या होता है? कथक में बारी बारी से आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ओडिसी और मणिपुरी में बेटा क्या है? कोमलता है, कि जब वो डांस करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि बड़े सॉफ्टनेस है इनमें, बिल्कुल भी किसी तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा डांस के समय, यानी कि उनके भाव हैं जो बहुत ही स्वीट से होते हैं। परंतु कथकली में क्या है? ओज है। कथकली में ओज दिखाया है, ओज में वीरता का गुण डाला हुआ है, वीरता दिखाई देती है, ये थोड़ा सा क्रोध भी दिखता है, थोड़ा सा जोश भी दिखता है। किसमें? कथकली में। कथक में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, ओज भी मिल जाता है और कोमलता भी मिल जाती है। उसके बाद कहा है कि कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है। कथक में क्या किया जाता है? गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, जैसे चिराग की लो के समान, जैसे दिया होता है, दिए में जो लो होती है, जो अग्नि बलती है, वो बिल्कुल ही प्यार से चलती है ना, धीरे 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 धीरे। तो उसी तरह से कथक में भी धीरे धीरे से गर्दन को हिलाया जाता है। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। ये घूंघट तो होता नहीं है उसमें, परंतु घूंघट का नृत्य करना है, अभिनय करना है, तो बड़े ही आराम से घूंघट को पकड़ा जाता है और घूंघट को उठाया जाता है। कहते हैं कि उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी मुझे तुरंत टोकते थे। क्या कहते थे? घूंघट उठा रहे हो या तंबू उठा रहे हो? तो मानिक कहता है खाली समय में आप क्या करते हैं? अगला प्रश्न है कि खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज जी इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि खाली तो मैं होता ही नहीं हूँ, नींद में भी मेरा हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है, अर्थात मशीनरी मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं नर्तक ना होता, अर्थात अच्छा सा डांसर ना होता, तो शायद मैं क्या बन जाता? इंजीनियर बन जाता। कोई भी मशीन या यंत्र खोल कर उसके कल पुर्जे, अर्थात उसके जो पार्ट्स होते हैं मशीनों के, उसको देखने की मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि ये आप लोगों में भी होती है, कई बच्चों के बीच में। मम्मी ने नई कार लेके दी तो कार कोई तोड़ दिया, उसके अंदर देखना कि भी क्या है ना। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफ केस में, अर्थात मेरे जो सूटकेस है उसमें मैं हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे टूल्स रखता हूँ, औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। और मेरी बेटी और मेरा जो दामाद है वो चित्रकार हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। और उन्हें देख देख कर मैंने पेंटिंग बनाने का भी शौक़ पाल लिया था, मैं अब पेंटिंग भी बनाता हूँ। प्राय रात 12 बजे के बाद मैं चित्र बनाने बैठता हूँ। रात को जब 12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद मैं बैठता हूँ पेंटिंग करने के लिए, चित्र बनाने के लिए। और जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश को एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। और पिछले 2 सालों में मैंने लगभग 70 चित्र बनाए हैं। 70 चित्र उसने बना दिए हैं पिछले 2 सालों में। अगला प्रश्न पूछा जाता है श्रेया के द्वारा और कहती है कि अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे, नाचना सीखना चाहे, पर घर के लोग ना चाहते हों,
तो ऐसे में क्या करना चाहिए? घर के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं सीखना, परंतु बच्चा सीखना चाहे, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं कि आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें, उसे धुन के साथ खेलने दें, अर्थात उसे डांस सीखने दें। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन मतलब एक तरह का बैलेंस, ठीक है। इस खेल की दुनिया में एक बैलेंस, समय का अंदाजा, सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब चीज़ें वो नृत्य के माध्यम से सीख जाता है कि बैलेंस कैसे करना है, टाइम का कैसे अनुमान लगाना है, समय का सदुपयोग करना वो सीख जाता है नृत्य के द्वारा। और फिर तनुश्री उनसे पूछती है, अच्छा तो क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? कि आपने बताया कि आपके चाचा भी जानते थे, आपके पिताजी भी जानते थे, आप भी जानते हो, तो आपके परिवार की लड़कियों ने नहीं सीखा नृत्य? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया है। मैंने अपनी बेटियों को कथक सिखाया है। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर जरूर होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, किसी के ऊपर उनको जो है डिपेंड ना रहना पड़े। लड़कियों के पास इतना हुनर जरूर होना चाहिए। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर ये काम भी आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो ज़रूर सीखो, मन की शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात हमें जो है नाचना गाना और बजाने से हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं, और जब हम दूसरों को कोऑपरेट करना सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में एक नया जीवन कौशल हम लोग सीख लेंगे, है ना। एक दूसरे का सहयोगी बनना सीख लेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, शर्माएं नहीं। अगर किसी लड़के को लगता है कि मैं अच्छा डांसर बन सकता हूँ तो बनो, ये नहीं कहना कि भी लोग क्या कहेंगे कि हाँ भी लड़का होके और नाच रहा है, कथक कर रहा है, भरतनाट्यम कर रहा है। नहीं, आपकी कला है, आप उसे निखारिए। तो ये था बेटा बिरजू महाराज जी से साक्षात्कार पूरा पाठ। इस पाठ को इन्होंने एक साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। आप सभी को अच्छे से इनके बारे में समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।